नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं अभय, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिकी भाग 1 के अध्याय 2 सरल रेखा में गति के भाग 4 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं स्थिति समय ग्राफ से वेग की गणना, वेग समय ग्राफ से विस्थापन की गणना, वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना तथा गति के समीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम समय के सापेक्ष स्थिति का ग्राफ खींचें तो हमें स्थिति समय ग्राफ प्राप्त होता है। जैसा कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने एक्स अक्ष में समय को दर्शाया है तथा वाई अक्ष में स्थिति को दर्शाया है और हमारे पास गति के लिए एक वक्र प्राप्त हुआ है जो कि x0 a और b से हमको दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह एक सरल रेखा है, इससे हमें यह पता चलता है कि यह एक समान गति है, अर्थात समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो रहा है। इस ग्राफ में t बराबर 0 पर वस्तु का विस्थापन x0 से दर्शाया गया है तथा t1 समय पर वस्तु का विस्थापन x1 हो चुका है, जो कि इस बिंदु A पर हमको दिखाई देता है। इसके बाद t2 समय पर वस्तु का विस्थापन x2 हो चुका है, जो कि यहाँ बिंदु B से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हमको एक सरल रेखा स्थिति समय ग्राफ में प्राप्त होती है। इस स्थिति समय ग्राफ की मदद से हम वेग की गणना भी कर सकते हैं। आइए हम वेग की गणना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम औसत वेग की गणना कर सकते हैं। v बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ पर डेल एक्स दिए गए समय अंतराल में हुआ विस्थापन है। तो इस डेल एक्स की गणना हम कैसे करेंगे? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो डेल एक्स का मान यहाँ पे आ जाता है x2 माइनस x1। x2 इसकी अंतिम स्थिति है और x1 इसकी प्रारंभिक स्थिति है और हमारे पास समय अंतराल है t2 माइनस t1। अगर हम ग्राफ में देखें तो x2 माइनस x1 इतना है, यानी कि ये, तो इसका मान होगा bc और इसी प्रकार t2 माइनस t1 इतना आएगा a1 c1 और ये a1 c1 ac के भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 का मान रख सकते हैं bc अपॉन ac, जो कि होगा tan अल्फा के बराबर, लंब बटा आधार। तो bc यहाँ पे लंब है और ac यहाँ पर आधार है, तो ये tan अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं tan अल्फा रेखा की ढाल होती है, तो यहाँ पे ये tan अल्फा स्थिति समय ग्राफ की ढाल प्रदर्शित कर रहा है, यानी ए बी रेखा की ढाल। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का वेग एक समान गति में स्थिति समय ग्राफ की ढाल के बराबर होता है। क्योंकि हमने फॉर्मूला निकालना शुरू किया था वेग का, और वेग हमको किसके बराबर मिला? स्थिति समय ग्राफ की ढाल के बराबर। अतः अगर हमको कभी वेग निकालना है तो हम स्थिति समय ग्राफ की ढाल निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक समान वेग की स्थिति में औसत वेग और ताक्षणिक वेग समान होते हैं। आइए अब हम परिवर्ती वेग की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस में समय तथा वाई एक्सिस में स्थिति को दिखाया गया है। t1 समय पर वस्तु का विस्थापन x1 हुआ है तथा t2 समय पर वस्तु का विस्थापन x2 हुआ है, जिसे क्रमशः बिंदु A और बिंदु B से दिखाया गया है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये ग्राफ, इस ग्राफ में BC का मान बढ़ता जाता है। अगर हम समय आगे बढ़ाते जाएं तो ये वाली जो रेखा होगी,
जो कि एक्स एक्सिस के लंबवत है वो बढ़ती जाएगी और AC कम होती जाएगी। अब हम मान लेते हैं इस समय अंतराल को हम धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं। जैसे जैसे डेल टी का मान कम होता जाएगा वैसे वैसे इस डेल एक्स का मान भी घटता जाएगा। तो अगर हम डेल टी को शून्य के करीब ले जाएं तो हम इसमें वेग की गणना कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। औसत वेग की गणना हम डेल एक्स अपॉन डेल टी के अनुसार करते हैं, x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। वही जो हमने अभी पढ़ा था BC अपॉन AC। यदि हम डेल टी को शून्य के करीब ले जाते हैं अर्थात हमारा जो समय अंतराल है वो अब छोटा होते जा रहा है, तो हम v के लिए ताक्षणिक वेग का मान निकाल सकते हैं। अगर हम डेल टी को छोटा करते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। dx अपॉन dt किसी बिंदु पर रेखा की ढाल होती है। परिवर्ती वेग की स्थिति में स्थिति समय ग्राफ की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल ताक्षणिक वेग को व्यक्त करती है। अर्थात अगर हमको किसी क्षण ताक्षणिक वेग निकालना है तो हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लेंगे और हमको ताक्षणिक वेग मिल जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि स्थिति समय ग्राफ से विस्थापन की गणना कैसे कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ बना है जिसमें एक्स एक्सिस में समय को तथा वाई एक्सिस में वेग को दर्शाया गया है। हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर वेग OA था तथा t1 समय पर वेग B1 था और t2 समय पर वेग C1 था। क्योंकि यह एक सरल रेखा है तथा x अक्ष के समांतर है तो हम यह कह सकते हैं कि समय के साथ में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि AO बराबर B1 B और बराबर C1। आइए अब हम देखते हैं इस ग्राफ की सहायता से हम विस्थापन की गणना कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा इस पूरी गति में वेग समान है तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर OA बराबर B1 बराबर C1 और समय अंतराल हमारे पास हो जाएगा t2 माइनस t1। तो हम विस्थापन की गणना कैसे कर सकते हैं? विस्थापन की गणना हो जाएगी एक समान वेग गुणा समय अंतराल, जो कि हम क्या करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, वेग गुणा गया समय क्या होगा, कुल विस्थापन होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक समान वेग है माना v, तो इस कंडीशन में सारे के सारा वेग सभी समय पर वेग v है, तो हम वेग लिख सकते हैं v और समय अंतराल हमारे पास हो जाएगा t2 माइनस t1। अगर हम इसे चित्र में देखें तो ये क्या बनेगा, B1, क्योंकि इस पूरी स्थिति में वेग v है, तो B1 गुणा गया t2 माइनस t1, जिसका मान यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया B1 गुणा BC, जो कि चतुर्भुज BCC1B का क्षेत्रफल है। यहाँ पर हमारे पास ये चतुर्भुज है और इसके क्षेत्रफल का मान विस्थापन के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास वेग समय ग्राफ है तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल उसके विस्थापन को व्यक्त करेगा। तो अगर हमें विस्थापन निकालना है तो हम दिए गए वेग समय वक्र में के अंतर्गत क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। अब हम वेग समय ग्राफ की सहायता से त्वरण की गणना देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक्स एक्सिस में समय और वाई एक्सिस में वेग को दर्शाया गया है। इस गति में t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है
तथा t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है। तो इस प्रकार हम अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सरल रेखा मिलती है। तो OAB एक सरल रेखा है। इससे हम ये देख सकते हैं कि समय के साथ वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी इसमें त्वरण तो कांस्टेंट है परंतु वेग बढ़ रहा है। यहाँ पर समय अंतराल डेल टी है तथा वेग में परिवर्तन डेल वी बराबर v2 माइनस v1 है। तो आइए त्वरण की गणना करते हैं। हम जानते हैं त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है a बराबर डेल वी अपॉन डेल टी, जिसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर हम चित्र में देखें तो v2 माइनस v1 का मान कितना है bc और t2 माइनस t1 का मान है ac। तो इसका मान अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा bc अपॉन ac, जो कि इस रेखा OAB की प्रवणता है। bc अपॉन ac रेखा OB की प्रवणता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की ढाल के बराबर होता है। धनात्मक प्रवणता का मतलब है कि वेग बढ़ रहा है, यानी त्वरण धनात्मक है, तथा ऋणात्मक प्रवणता का मतलब है कि वेग घट रहा है, यानी जो गति है, वस्तु की गति है, उसमें मंदन हो रहा है। तो ऋणात्मक प्रवणता मंदन को प्रदर्शित करेगी। आइए अब हम परिवर्ती वेग की स्थिति देखते हैं जब समय के साथ वेग परिवर्तित हो रहा हो। यहाँ पर एक्स अक्ष में समय दर्शाया है और वाई अक्ष में वेग को दर्शाया गया है। हम ये देखते हैं कि t1 से t2 समय अंतराल के दौरान वेग बढ़ता जा रहा है, यानी bc का मान बढ़ता जाएगा समय के साथ में और ये डेल टी का मान समय के साथ घटता जाएगा। तो आइए अब हम परिवर्ती वेग की स्थिति में औसत त्वरण का मान निकालते हैं। ये हमारे पास वेग समय ग्राफ है और हम जानते हैं औसत त्वरण a बराबर v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 होगा, जिसे हम कह सकते हैं डेल v अपॉन डेल t। यदि हम डेल t का मान शून्य के करीब ले जाएं, यानी जो हमारा समय अंतराल है वो अब बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, लगभग शून्य के करीब, तो ये t2 माइनस t1 का मान कम होता चला जाएगा। जब डेल टी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, उस स्थिति में हम ताक्षणिक त्वरण का मान निकाल सकते हैं। तो ताक्षणिक त्वरण a बराबर लिमिट t टेंडिंग टू जीरो डेल v अपॉन डेल टी, और इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन, जो कि जिस क्षण पर हम ताक्षणिक वेग निकाल रहे हैं उस क्षण पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर है। यानी परिवर्ती वेग में वस्तु का ताक्षणिक त्वरण उस क्षण t पर वेग समय ग्राफ की स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर होता है। यदि हमको परिवर्ती वेग की स्थिति में किसी भी क्षण पर ताक्षणिक त्वरण निकालना है तो हम उस क्षण पर उस वक्र पर बिंदु ले लेंगे और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस स्पर्श रेखा की ढाल हमारा ताक्षणिक त्वरण होगा। आइए अब हम एक समान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के लिए गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। हमारे पास एक वस्तु की गति दी गई है जिसके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में समय तथा वाई एक्सिस में वेग को दिखाया गया है। जब समय t इक्वल टू 0 है तो वस्तु का वेग u है, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग या आरंभिक वेग u है, तथा t समय के पश्चात इस वस्तु का वेग v हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। बिंदु C पर हमने इसे दिखाया है। तो v
को हम अंतिम वेग कह सकते हैं। तो आइए गति के पहले समीकरण का निगमन करते हैं। हम जानते हैं कि एसी रेखा की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करेगी। तो त्वरण ए बराबर एसी रेखा की ढाल, और अगर हम इस ढाल का मान निकालें तो ये हो जाएगा CB बटा AB। तो त्वरण हो जाएगा ए बराबर CB बटा AB। इसमें हम CB का मान और AB का मान रख लेते हैं। CB कितना होगा? CB होगा V माइनस U तथा AB होगा T। तो इस प्रकार हम यहां पर T को ले जाएंगे A के साथ तथा V का मान हम यहां से निकाल लेते हैं। तो हमको T समय बाद वस्तु का वेग पता चल जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर U प्लस AT। तो ये V बराबर U प्लस AT गति का पहला समीकरण है। आइए अब हम गति का द्वितीय समीकरण निकालते हैं। T समय में कण का विस्थापन कितना होगा? हम जानते हैं AC वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल इस गति के दौरान वस्तु का विस्थापन होगा। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा आयत ABEO का क्षेत्रफल, ABEO इतना क्षेत्रफल, प्लस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये जो ABC त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो इस रेखा AC के अंतर्गत पूरा का पूरा क्षेत्रफल हमने इसमें कैलकुलेट करना है। आयत ABEO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABEO आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा U इंटू T। U यहाँ पे ये वाली भुजा है तथा T ये भुजा है। तो U इंटू T हमारे पास हो जाएगा ABEO का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम यहाँ इसी सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1/2 आधार है T और ऊंचाई है AT। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा T सेकंड में कण द्वारा विस्थापन S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और यह समीकरण गति का द्वितीय समीकरण है। आइए अब हम गति के तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे। T समय में कण का विस्थापन, हम जानते हैं कि AC रेखा के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल इस कण का विस्थापन होगा। पहले हमने विस्थापन निकालते समय ABC त्रिभुज और ABEO आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ा था। अब हम इस विस्थापन को निकालने के लिए ACEO समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक साथ निकाल लेंगे। तो हमारा विस्थापन हो जाएगा S बराबर समलंब चतुर्भुज ACEO का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ गुणा गया समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो हम इसके क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा विस्थापन S बराबर हाफ गुणा गया V प्लस U इंटू T। T का मान हम गति के पहले समीकरण से निकाल लेते हैं। गति का पहला समीकरण है V इज इक्वल टू U प्लस AT। यहां से T का मान निकालेंगे तो आ जाएगा T इक्वल टू V माइनस U बटा A। तो इसका मान हम यहाँ T की जगह रख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो U प्लस V इंटू V माइनस U ये कितना हो जाएगा? हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस B और A माइनस B का।
तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। अब यहाँ पर हम वी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, जो कि गति का तीसरा समीकरण है। आइए आज हमने जो भी चर्चा की उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। वीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल किस राशि के बराबर होता है? हम जानते हैं वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है। वस्तु की गति का वेग समय ग्राफ हमको दिया गया है। इसके आधार पर त्वरण की गणना करनी है। हम इस ग्राफ में देखते हैं कि समय 5 सेकेंड लिया गया है तथा वेग 10 मीटर पर सेकेंड लिया गया है। तो अगर हम इस OA रेखा की ढाल निकाल लें तो हमको त्वरण पता चल जाएगा। तो त्वरण बराबर रेखा OA की ढाल 10/5 सेकेंड यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने चर्चा की स्थिति समय ग्राफ से वेग की गणना, वेग समय ग्राफ से विस्थापन की गणना, वेग समय ग्राफ से त्वरण की गणना और गति के समीकरण। आज के लिए आपका गृह कार्य है, पार्क में जाकर मैरी गो राउंड झूले में बैठिए। जब झूला घुमाया जाता है तो क्या बिना हाथों से हैंडल को पकड़े आप इस झूले में खड़े रह सकते हैं? इसका कारण पता लगाइए। तो आप पार्क में जाइए, वहां पे एक झूला होता है जिसमें बच्चे गोल गोल घूमते हैं। आपको ये देखना है कि आप उस झूले में जब झूला घूमता है तो उसमें बिना हाथ से पकड़े हुए भी खड़े रह पा रहे हैं या फिर गिर जा रहे हैं, और इसका जो भी उत्तर होगा उसका कारण भी आपको पता लगाना है। इसी प्रकार एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद को एक साथ ऊंचाई वाले स्थान से छोड़िए। देखिए क्या दोनों गेंदें समान समय पर जमीन पर गिरती हैं या नहीं, इसका कारण भी पता लगाइए। आशा है आज हमने जो भी चर्चा की आपको समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।